हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQIAS हिंदी पे। दोस्तों, बात करेंगे आज हम इस मुद्दे पे कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में उत्तर लेखन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और उत्तर लेखन करते समय किन बातों का आपको बहुत करीने से, बहुत कायदे से ध्यान रखना चाहिए। आज पूरा वीडियो इसी बिंदु पे होगा और वो पर्सपेक्टिव जो मैं चाहता हूं कि आप अपने तैयारी में लेके आए, उन पर्सपेक्टिव्स पे बात करूंगा, उन सभी बिंदुओं पे बात करेंगे जो उत्तर लेखन के लिए, हिंदी साहित्य में उत्तर लेखन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला निश्चित तौर पे प्रश्न कि क्यों है उत्तर लेखन महत्वपूर्ण। देखिए, अगर प्रश्न पत्र 1 और 2 को मिला दिया जाए तो 500 नंबर का अकेले हिंदी साहित्य होता है। 500 नंबर आप समझ रहे हो, ये तब कह रहे हैं जब 850, मैं हमेशा बोलता हूं कि 850 नंबर अगर आपके मुख्य परीक्षा में आ गए तो आप IAS बन जाएंगे। उसमें से जो बड़े चंक हैं, जो सबसे ज्यादा आ सकते हैं, वो अकेले हिंदी साहित्य के आ सकते हैं। ठीक है, और अगर औसत देखा जाए तो 55 से 60% नंबर लोग पा जाते हैं। तो 55 से 60% नंबर का मतलब क्या है कि लगभग 250 से लेके 270-80 के बीच में लोग पा जाते हैं, जो बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं उनका अगर आप देखेंगे तो लगभग 70%, 7 5 35 350 नंबर तक, 350 नंबर तक आप हिंदी साहित्य में ला सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने वैकल्पिक विषय में हिंदी साहित्य में 350 नंबर ले आए तो इससे ज्यादा और इससे बेहतर कुछ नहीं। शानदार तरीका कैसे हो सकता है, हम उस पर बात करते चलिए। समस्या की पहचान पहले कर लेनी है। 80% अभ्यर्थी केवल सिलेबस पढ़ते हैं लेकिन उत्तर लिखना नहीं सीखते। उनको उत्तर लिखना नहीं आ पाता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं उत्तर लेखन को लेकर। इसी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्यों असफल होते हैं, थोड़ा इस पे बिंदु पे बात कर लेते हैं। पहली बात, सामग्री याद है लेकिन प्रस्तुति बहुत कमजोर है। मैं हमेशा मैंने कितने बार सेशन किए हुए हैं क्लासेस में, मैंने इस बात को बहुत प्रमुखता से रखा है कि यू शुड बी वेरी श्योर। आपको बहुत क्लियर होना चाहिए और बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि आपकी प्रस्तुति कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसा है। अच्छी चीजें सबको अच्छी लगती हैं, सुंदर चीजें सबको अच्छी लगती हैं। उन सुंदर चीजों में कैसे आप और बेहतर और बेहतरी ला सके। कब आपको पता रहे कि आपका प्रेजेंटेशन सही है, राइटिंग अच्छी है, ब्लू ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर रहे हैं, हाशी के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, साफ सुथरा लिख रहे हैं। इन सब बातों का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। एटलीस्ट जो एग्जामिनर होता है उसका दिमाग सेटअप होता है। अगला, समय प्रबंधन की कमी। आपको 3 घंटे में, इसमें 8 लिखा है, बेसिकली 3 घंटे में आपको 5 प्रश्न करने रहते हैं। अब ये जो 5 प्रश्न करने हैं, ठीक है, दोनों 3-3 घंटे के 2 सेशन होते हैं, 2 पेपर होते हैं, दोनों में 5 प्रश्न, टोटल 8 होते हैं, 8 में से 5 करने रहते हैं बेसिकली। तो जो 5 प्रश्न करने रहते हैं, मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था शुरुआती दौर में। जो पहला मेरा था, पहले जो फर्स्ट पेपर 2 था, सॉरी पेपर 1 तो हो गया था, छोटा रहता है, पेपर 2 जो था उसमें मेरा आधा क्वेश्चन रह गया था। मतलब आधे से मेरा मतलब ये है कि जो लास्ट के 3 पार्ट करने रहते हैं, जो 5वां क्वेश्चन में करने जा रहा था, उसमें से मैं 1 पूरा कर चुका था, 1 आधे पे रुका हुआ था, उसका आधा और दूसरा बच गया था। तो समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। परीक्षक की अपेक्षाओं को परीक्षक की अपेक्षाओं को गलत समझना। कई बार एग्जामिनर यह सोच के नहीं आता कि मैं किसी टॉपर की ही चेक कर रहा हूं। कई बार एग्जामिनर 20वीं 30वीं 40वीं कॉपी चेक करने के बाद एक अलग जोन में चला जाता है। उसको नहीं क्लियर रहता, उसको नहीं स्पष्ट रहता कि किस प्रकार से किसी अच्छी कॉपी, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, कुछ लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक है, कुछ लोग बहुत अच्छा जानते हैं पर उनका प्रेजेंटेशन थोड़ा सही नहीं होता है। तो यू नेवर नो कि एग्जामिनर किस मूड से आया है। हो सकता है आपकी अच्छी कॉपी पे भी गलत नंबर मिल जाए, और ये बहुत होता है। और हो सकता है कि आप वो अच्छे मूड में हो तो आपने प्रेजेंटेशन अच्छा कर रखा है और कॉपी साधारण, फिर भी नंबर थोड़े बेहतर मिल जाए। इट्स ऑल अबाउट मूड। अगला क्या है, मूल पाठ का अभाव, केवल नोट्स पे निर्भरता। ये मैं हमेशा कहता हूं यार कि किताबें तो पढ़ो, खासकर गद्य तो पढ़ लो यार अच्छे से। गद्य हमेशा अगर पढ़े रहोगे अच्छे से, इवन पद्य को अच्छे से पढ़े रहोगे, तो आपको सिर्फ रटे रटाए 4-5 दोहे नहीं याद होंगे, आपको 10-20 दोहे, कई सारी पंक्तियां, ठीक है, जो सिलेबस में नहीं है लेकिन आपकी किताब का ही पार्ट है। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप रामचरितमानस में सिर्फ सुंदरकांड की बात क्यों करें, बालकांड, उत्तरकांड, अयोध्याकांड, किष्किंधाकांड, किसी कांड की पंक्तियों को कर दीजिए, कितना अच्छा लगेगा। जैसे आप, जब हमें कुरुक्षेत्र की बात करता हूं तो बड़ी फेमस लाइन है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। अब इसको अगर हम बात करें, अगर इस बिंदु की बात करें, तो यहां पे क्या चीज आपको ध्यान रखना है, यहां पे इस बिंदु का आपको ध्यान रखना है कि ये पंक्ति बहुत फेमस। इसके अलावा कुछ और पंक्तियों को जोड़ सकते हैं। जैसे मैं कुकुरमुत्ता की बात करूं या मैं राम की शक्ति पूजा की बात करूं, मैं बहुत सी पंक्तियों को क्लास में पढ़ाते हुए स्पेसिफाई करता हूं कि भाई इसको भी याद कर लेना, ये तुम्हें एडिशनल मार्क्स दिलाएगी।
कैसे? जब आप उसको उसी प्रकार से कंटेस्ट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि चूंकि इस समय मानसून धमाका सेल चल रही है और आज अंतिम दिन है इस मानसून धमाका सेल से जुड़ने का, इस दौरान अगर आप मेरा कोड यानी कि विकास लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो अधिकतम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के क्या कहते हैं कोर्स में। ठीक है, ये 1 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है, 30 जून तक सेल चल रही है, तो 30 जून तक आपको अधिकतम डिस्काउंट मिल जाएगा। इस दौरान अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक दी होगी, आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, सीधे स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके हमारे फाउंडेशन हिंदी साहित्य के जो फाउंडेशन बैच है जो आधुनिक काल से शुरू हो रहा है उससे आप जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना है, पूरा ध्यान रखें। मानसून धमाका सेल सिर्फ 30 जून तक चलेगी। ठीक है, चलिए एक सूत्र पे बात करते हैं। मैंने इसको बहुत ध्यान देके बनाया हुआ है, इस त्रिकोणीय सूत्र को। 3 स्तंभ की रणनीति क्या है? पहला क्या है? संरचना, स्ट्रक्चर। 40% नंबर इस पे ही आ जाएंगे। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही 2-3 मिनट के अंदर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी, क्या 1 मिनट में हो जाता है वो, कि स्ट्रक्चर में किन बिंदुओं को किस किस प्रकार से किस किस फ्लो के साथ रखना है। ये अगर आपके दिमाग में चल रहा है आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, अगला क्या, इसी में देख लेते हैं। जैसे प्रस्तावना आपने 50 शब्द में लिखी, मुख्य विषय 150 शब्द में लिखा, निष्कर्ष आप 50 शब्द में लिखे। ठीक है, मान के चलो कि ये 250 शब्द में आप लिख रहे हो, इसको 300, 350, 400 बढ़ा सकते हो, सब में 10-10, 20-20 बढ़ा दो। लेकिन ध्यान रखना कि प्रस्तावना और निष्कर्ष छोटा रहे, मुख्य विषय यानी जो मेन बॉडी है वो लंबी रहे। ये स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे। दूसरा है सामग्री, कंटेंट। 40% इसके नंबर आ जाते हैं। मूल पाठ के उदाहरण प्लस आलोचकों के मत प्लस अपना विश्लेषण। कैसे? जैसे मूल पाठ में कोई दोहा है कि मैं घर जा रहा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर झाड़ू तासुका जो चले हमारे साथ। अब ये मुराड़ा हाथ याद अगर आपको है तो आप लिख दोगे अच्छे से, याद नहीं है तो आप किसी रटे सटाए किसी पुराने को लिख दोगे कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न बिलियो कोई। ठीक है, अब इस प्रकार की चीजें बड़ी हो चुकी हैं, कुछ नए दोहों को लाओ, कुछ नए दोहों का प्रयोग करो। ठीक है, कबीरा कूता राम का हरिया मेरा नाम। अब इस प्रकार की चीजों को जब आप इसमें इन्वॉल्व कर देंगे, लिख देंगे, तो कम से कम ये तो बात पड़ेगी ना कि आपकी मूल पाठ के उद्धरणों को आपने एज इट इज लिख दिया है। या जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ठीक है, या जैसे क्या कहते हैं शुक्ल जी ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कह दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के उद्धरणों को, जैसे वो कहते हैं कि केशवदास क्या कहते हैं काव्य के प्रेत है। ठीक है, अब इस प्रकार की चीजें जब आप लिखते, रीति काव्य के प्रेत हैं, इस प्रकार की चीजें जब आ जाती हैं, या वाणी के कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, इस प्रकार के बिंदुओं को एज इट इज अगर आप, इस पर प्रश्न बनते हैं, इनको एज इट इज उठा के अगर आप रख देंगे तो आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रस्तुति की बात कर लीजिए तो साफ लिखावट, शीर्षक अच्छे से डालिए, पॉइंट वाइज समय पर पूर्ण कीजिए और अंडरलाइन करते चलिए, बहुत जरूरी हो जाते हैं। गुप्त सूत्र क्या है? हर प्रश्न में 3 C's पे ध्यान रखना है। क्या? साइटेशन, कॉन्टेक्स्ट और क्रिटिसिज्म। साइटेशन, कॉन्टेक्स्ट और क्रिटिसिज्म, इस पे ध्यान रखेंगे तो एकदम अच्छे तरीके से अपने उत्तर को पूरा कर सकेंगे, उत्तरों को कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, परीक्षा हॉल में याद रखें क्या चीज, पहले ढांचा बनाएं फिर उसको भरें। तो पहले आपको आउटर स्पेस बना लेना है कि क्या क्या बिंदु कैसे कैसे किस किस पॉइंट से कैसे ऊपर नीचे करके लिखना है, एंड देन उसके बाद आपको उत्तर भरना है। जैसे एक छोटा सा बात बताता हूं कि निबंध के लिए बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आपने एक बार निबंध का खाका खींच लिया, फिर उस खाके पे आप बिंदु डालते जाइए, लिखते जाइए, तो आपको फ्लो पता चलता है। जैसे कई बार क्या हो जाता है कि आप फ्लो में नहीं आ पाते। जैसे कई बार हो सकता है कि आप पहले रीतिकाल लिख दें, फिर भक्तिकाल लिखते हैं, फिर आप आदिकाल पे आ जाए। यू शुड बी वेरी क्लियर कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और विभक्तिकाल में भी क्या क्रम, फिर सूफी क्या है, हर चीज़ का क्रम अगर आपको पता है तो आप बहुत क्लियरली आंसर लिख सकेंगे। ठीक है, आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, पेपर 1 की रणनीति में बता देता हूँ पहले क्या है। साहित्यिक इतिहास प्रश्न, जैसे छायावाद की विशेषताएं, फॉर्मूला क्या है, पहले आप कालक्रम लिखिए। छायावाद 1918 से लेकर 1936 तक, थोड़ा एक्सटेंशन भी कुछ लोग मानते हैं जिसको उत्तर छायावाद कहते हैं। क्या कारण था छायावाद के प्रोलिफरेट होने का, बड़े होने का, विशेषताएं क्या थी, क्या था प्रतीकवाद, क्या है रहस्यवाद, इन सारी चीज़ों को लिखिए। ठीक है, प्रभाव क्या था, निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्टफुल अगर युग कहा जाए तो छायावाद युग था, उसको लिखिए। उत्तर संरचना कैसे लिखेंगे, आप परिभाषा लिखिए, उसके काल के बारे में लिखिए। जैसे 1920-37 लिखा हुआ है, बेसिकली 18 से 36 माना जाता है। ठीक है, पृष्ठभूमि लिखिए, कारण लिखिए, राष्ट्रीय जागरण, पश्चिमी प्रभाव, मुख्य विशेषताएं 4-5 बिंदुओं में लिख दीजिए कि छायावाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। मैं अपनी क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं, आपको यहाँ पे जो हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेंगे उसमें भी आपको छायावाद की विशेषताएं वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है,
प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की बात के लिए 4 ही मेन स्तंभ है, चारों के बारे में तो जरूर लिख दीजिए, उनकी एक रचना, उन रचनाओं की एक पंक्ति लिख सके तो और बेहतर हो जाएगा। और साहित्य पे उनका प्रभाव क्या है और उस महत्व के बारे में आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो, समझाने की कोशिश कीजिए। अच्छा, व्यक्तित्व प्रश्न अगर आ गए, जैसे प्रेमचंद के योगदान पर अगर प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला, क्या पहले जीवन के बारे में बताइए, उनके कृतित्व के बारे में, जो रचनाएं की हैं शुरुआत में उर्दू में बाद में हिंदी में, ठीक है, विशेषताएं बताइए, किस प्रकार से शुरुआत में वो आदर्शवाद की तरफ जाते हैं, बाद में वो यथार्थवाद की आते हैं, खासकर भोगे हुए यथार्थ की तरफ आते हैं, क्या कारण था कि भोगे हुए यथार्थ की तरफ आते हैं। फिर उसका मूल्यांकन कीजिए कि 1936 में मृत्यु से पहले प्रेमचंद जो लिख गए वो क्या शानदार साहित्य था। तो इन सभी बिंदुओं पे आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है। चलिए, तुलनात्मक प्रश्न की बात कर ली जाए तो तुलसी और सूर, अगर इन पे प्रश्न जाए, इस पे मैंने वैसे वीडियो भी रिसेंटली बनाया हुआ है कि तुलसी और सूर कंपैरिजन पे कौन बेहतर, तो कहाँ पे तुलसी बेहतर, कहाँ पे सूर बेहतर, कहाँ पे कबीर बेहतर। वो दोहा भी है कि सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास, बाकी कवि खदोत्सम जह तह करत प्रकाश। तो इस बात को ध्यान में रख के आपको उत्तर लिखना है। समानताएं लिखिए, अंतर लिखिए और निष्कर्ष लिखिए। और देखिए, जब किसी 3, 4, 2 बड़े कवियों की जब तुलना की जाए तो किसी एक को बहुत बड़ा नहीं बता देना। आप ये जरूर बता दीजिए कि इस क्षेत्र में ये ज्यादा बड़े दिखते हैं और इस क्षेत्र में इनका ज्यादा इंपैक्ट दिखता है, ठीक है। पेपर 2 की रणनीति क्या है कि पाठ्यक्रम, ठीक है, जैसे आपको पाठ्यक्रम यू शुड बी वेरी श्योर। पेपर 2 जिसमें गद्य और पद्य, पहले क में पद्य फिर ग में ख में गद्य है, उसको देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, पहले संदर्भ स्पष्ट करें जब आप व्याख्या करते हैं, कौन सी रचना, कौन सा अंश, क्या कहानी, मूल उद्धरण दे 2-4 लाइन उसको बताएं। मैं हमेशा कहता हूं कि मूल उद्धरण पे फोकस कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए, यू शुड बी वेरी क्लियर कि क्या भाव है, कैसे करना है, ठीक है। काव्य सौंदर्य, मैं हमेशा कहता हूं काव्यगत सौंदर्य में भावगत सौंदर्य और शिल्पगत सौंदर्य दोनों लिखिए। जैसे भावगत सौंदर्य में क्या फिलॉसफी है, क्या दर्शन है, और शिल्पगत सौंदर्य में आप क्या लिख सकते हैं कि क्या छंद है, क्या अलंकार है, इन सारी चीजों को, क्या दोहा है, इन सब बिंदुओं पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साहित्य में स्थान क्या है, प्रासंगिकता क्या है, महत्व क्या है, इस सब को बताते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और अंततः एक इसका गोल्डन नियम है क्या है कि हर उत्तर में कम से कम 2 मूल उद्धरण अवश्य दें। मैं हमेशा कहता हूं कि याद कर लो, जब मैं मैथिली शरण गुप्त की बात करता हूं तो उनके उद्धरण तो आप निबंध में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये खास बात है कि इन चीजों को इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हो, प्रयुक्त कर सकते हो, ठीक है। अंक बढ़ाने की 7 तकनीकों पर बात कर लेते हैं। क्या क्या है, मूल पाठ जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उससे बेहतर, उससे इंपॉर्टेंट, उससे आवश्यक कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात, जैसे अब लिखा है कबीर ने समाज सुधार किया, नहीं, सीधे उसका उदाहरण दे दो। क्या कबीर कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। या जब वो कहते हैं कि इवन जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं घर जाड़ा अपना लिया मुरड़ा हाथ, इसकी बात कर ले। या मैं कह दूं कि मूड मुड़ाए हरे वेले तो मैं ले मुड़ाए, तो आप सीधे उदाहरण लिखिए, उसको वर्बेटिम टेक्स्ट मत कीजिए, आप उसको उदाहरण लिख दीजिए एग्जैक्टली, ठीक है। यह पंक्ति उनके निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा को दर्शाती है, ये समझाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, आलोचक मत का स्मार्ट उपयोग किस प्रकार से, जैसे भी मैंने बताया कि शुक्ल जी क्या कहते हैं, द्विवेदी जी क्या कहते हैं, जैसे प्रभावी तरीका क्या है। डॉक्टर हरजत प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर की वाणी में जो सहजता है वह उनके योगी व्यक्तित्व का परिचायक है। यह मत आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि अब इसको आपने कोट करते हुए बढ़ गए। अगर नहीं आ रहा है कोटेशन तो आप उसका समरी लिख सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि कोट करते हुए आगे बढ़ जाए, ठीक है। समसामयिक संदर्भ की बात कर लीजिए, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस की बात कर ली जाए तो क्या है, जैसे प्रेमचंद के किसान प्रश्न को आज के कृषि सुधार से आप कैसे जुड़ सकते हैं। भाई उस समय प्रेमचंद ने समाज की जो व्याख्या की, आज उसको कैसे कर सकते हैं। उस समय समाज में या जो शोषित वंचित तबका था उसमें जो दयनीयता थी वो आज कैसे दिखती है, आप इसको यहाँ पे अगर प्रासंगिक रूप से बता दें। प्रासंगिकता और महत्व में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। महत्व जो उस समय इंपॉर्टेंस था, प्रासंगिकता आज भी क्यों रेलेवेंट है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। प्रेमचंद का गोदान आज के कृषि संकट में भी उतना प्रासंगिक है, फिर आगे बढ़ा दिया। शुद्ध भाषा रहे, आपकी वर्तनी सही रहे, देवनागरी में स्पष्ट लिखिए आप। तत्सम शब्दावली का बेहतर तरीके से प्रयोग कीजिए, ठीक है। व्याकरण की शुद्धता आपको एकदम इंश्योर करनी चाहिए, ठीक है। बात करें उसके बाद की तो रचनात्मक प्रस्तुति रहे, संरचना प्रभावी रहे। जो मैंने बात की शुरुआत में जो स्ट्रक्चर आप बताते हैं वो स्ट्रक्चर एकदम क्लियर रहे। मुख्य बिंदु बोल्ड में डालिए। मैं हमेशा कहता हूं कि मेन पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए, जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतर हो। उपबिंदु को डालिए, उपबिंदु 2 को डालिए, अगले मुख्य बिंदु को प्रॉपर हेडिंग में डालिए, और इसको प्रैक्टिस में ला देंगे तो आपके हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस में लाने के बिना हो जाएगा, जब तक आप प्रैक्टिस में लाएंगे नहीं, लिख लिख के प्रयास नहीं करेंगे, वो चीजें उस प्रकार से नहीं आती है। निष्कर्ष की बात कर ली जाए तो सिंपल साधारण निष्कर्ष नहीं, अच्छा क्या है, निष्कर्षतः तुलसी की विशेषता, जैसे उदाहरण के तौर पे कि आज के साहित्य में क्यों पारंगत है, क्यों फ्रेम, जैसे सूरदास की बात की जाए कि ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण विश्व में उनके समान
क्या कहते हैं, बिंबों का प्रयोग करने वाला कोई कवि नहीं हुआ। जिस प्रकार से उन्होंने लीला पद गाए हैं, जो वात्सल्य है, जो माधुर्य है, वो कहीं पे नहीं मिलता। तो इसको इस प्रकार से आप डिस्कस के रूप में कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, समय प्रबंधन की कला क्या है? कठिन प्रश्न छोड़कर आसान से शुरू करें, जिसको पहले आप खत्म कर लें, ठीक है, जो आपको लगे। उसके बाद, क्योंकि अब तो मुख्य परीक्षा में प्रश्न दिए रहते हैं, उन्हीं प्रश्नों के नीचे आपको उत्तर लिख देना है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मिनट प्लानिंग के लिए लीजिए। 1 मिनट मैं कह देता हूं, क्योंकि अगर आपने अच्छे से मुझसे पढ़ा है तो 1 मिनट काफी है। 1 मिनट में प्लान करके आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 18 मिनट राइटिंग के लिए, 2 मिनट रिव्यू के लिए, इस प्रकार से मैनेज कीजिए। हालांकि समय आपके पास और ज्यादा होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब 180 मिनट है तो 180 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे, 180 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो क्या आएगा, 5 3 15, 5 6 30, तो लगभग 35 मिनट का समय आपके पास मिल रहा है। तो समय का पूरा उपयोग कीजिए, ठीक है। क्या याद रखना है आपको कि परीक्षक क्या ढूंढता है? नवीनता, नकल नहीं ढूंढता है। तो आप अपने से क्या दे रहे हैं, नवोन्मेष के रूप में आप क्या दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत बेहतर कर सकेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत बेहतर कर सकेंगे, ठीक है। फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि दैनिक अभ्यास क्या, बुनियादी तैयारी कीजिए, दैनिक लक्ष्य तैयार बनाइए अपने, ठीक है। मूल पाठ पढ़िए 2 घंटे को, नोट्स बनाइए 1 घंटे में, प्रश्न का उत्तर लिखिए 30 मिनट में, ठीक है। सप्ताह 5 से 8 अगर गति बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं आप, दैनिक लक्ष्य फिर से लगाइए, पुनरावृत्ति कीजिए 1 घंटे की। 2 घंटे क्या कहते हैं, 2 प्रश्न का उत्तर लिखिए। पहले आप 1 का लिख रहे थे, आप 2 का लिखिए, ठीक है। उसके बाद आलोचक मत का अध्ययन, किस किस बिंदु पे किस किस कवि ने कहाँ उसकी आलोचना की है। 9 से 12 में अंतिम तैयारी कीजिए। सप्ताह 9 से 12 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये फाइनल टिप्स की बात कर रहा हूँ। अंतिम तैयारी में क्या करना है आपको, दैनिक लक्ष्य बनाना है। मॉक टेस्ट कीजिए 3 घंटे, सप्ताह में 2 बार इसका प्रयास कीजिए, ठीक है। कमजोर क्षेत्रों की पहचान कीजिए, जो आपको लगता है वीक पोर्शन है। जैसे बहुत से लोगों को प्रश्न पत्र 1 खंड का वीक लगता है, बहुत से लोगों को कबीर बिहारी क्या कहते हैं जायसी वीक लगते हैं। आप उस पर काम कीजिए, उनको और बेहतर कर लीजिए और उत्तर लेखन की गति को बढ़ाइए। धीमे धीमे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उत्तर लेखन आपका बेहतर होता जाएगा, ठीक है। अंतिम सप्ताह की रणनीति क्या है, महत्वपूर्ण उदाहरणों को रिवाइज कीजिए, मुख्य आलोचकों के नाम व मत ध्यान रख लीजिए, कालक्रम की पुनरावृत्ति कर लीजिए, वो गलत ना हो। लेखन का अभ्यास लगातार जारी रखिए, पर्याप्त नहीं लीजिए। स्वास्थ्य में हर बार कहता हूं कि इससे बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है। डोंट्स क्या है, क्या नहीं करना है, नए टॉपिक नहीं पढ़े, तनाव ना ले, जो होगा वो हो ही जाएगा। टॉपर भी डरता है, आप भी डर ही रहे। दूसरों से तुलना ना करें, खुद की तुलना दूसरों से ना करें। अपनी रणनीति ना बदलें, जो आपका स्ट्रक्चर है, रणनीति है, उसको ना बदलें, उस पर काम करें तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। सफलता के सुनहरे सूत्र क्या है, मानसिक तैयारी। मैं हिंदी साहित्य का गहरा ज्ञाता हूं तो आप बेहतर लिख सकेंगे। देखो, आपको कितना हिंदी आता है ये सिर्फ आप जानते हो, सामने वाला नहीं जानता है। तो इस प्रकार से पोर्ट्रे करो कि यू नो एवरीथिंग, ठीक है। मेरा लेखन स्पष्ट है, प्रभावी है, मौलिक है, ताकि एग्जामिनर पे ये आपके उत्तर लेखन में झलकेगा भी, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा भी, ठीक है। परीक्षा हॉल की रणनीति क्या है, पहले 15 मिनट में सभी प्रश्नों को पढ़ें, 15 से 10 कर दीजिए, 10 मिनट में सब पढ़ लीजिए अच्छे से, किसको पहले करना है और किस प्रकार से स्ट्रक्चर करना है उसको ध्यान रख लीजिए। आसान प्रश्न पहले करें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। प्रत्येक उत्तर में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आप शुरुआत कैसे कर रहे हैं, अंत कैसे कर रहे हैं, बीच में कितना अच्छा मुख्य विषय को लिख रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। समय लिखा है ना कि समय पर कई प्रश्न छोड़ना बेहतर है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको लगता है कि मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न जिसमें 2 पार्ट आसान है, एक बहुत टफ है, कुछ ऐसा जिसमें तीनों एवरेज है, तो वो तीनों वालों को कर लीजिए, ताकि आपका तीनों तो हो, कोई प्रश्न छूटेगा तो सीधे 10 नंबर जाएगा आपका, ठीक है। लेखन की गुणवत्ता की बात क्या, स्वर्णिम सूत्र क्या कहते हैं, प्रत्येक पैराग्राफ में एक मुख्य विचार, उद्धरण दीजिए, अंडरलाइन कीजिए। मूल उद्धरण, व्याख्या और मूल्यांकन प्रॉपर में रहना चाहिए। साफ लिखावट, सुंदर लिखावट बहुत अच्छी होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहां पे एक बिंदु लिखा हुआ है कि साफ लिखावट सबसे जरूरी है। एग्जाम पढ़ तो पाए, सुंदर मत बनाओ, साफ तो करो, कटपिट तो ना करो। पूर्ण उत्तर लिखिए, अधूरा विस्तृत उत्तर से बेहतर है कि छोटा लिखिए लेकिन पूर्ण लिखिए। सब चीज शुरू से लेकर अंत तक आपका जो अवधारणा है वो वहां पे क्या हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो, ठीक है। अंतिम संदेश क्या, हिंदी साहित्य केवल विषय, हमारी संस्कृति का दर्पण है, प्रेम से पढ़ें, समझे, परीक्षा में इस प्रेम को अंकों में बदल दें। आपकी मेहनत आपके सपनों को साकार करेगी। ये सब कुछ लिखा मैंने बनाया, ठीक है। तो ये पीडीएफ मेरे को टेलीग्राम पे मैं अपने अपलोड कर दूंगा, मेरे जो हिंदी साहित्य का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पे अपलोड कर दूंगा। आप इसको पीडीएफ को वहां से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। फिर से बताता चलो, मॉनसून धमाका सेल चल रहा है हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में, नीचे लिंक दी है, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे मॉनसून धमाका सेल से हिंदी साहित्य से जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, विकास लाइव कोड का जरूर प्रयोग करें, अधिकतम डिस्काउंट इस पे मिलेगा। बाकी आप वेबसाइट पे जाके, ऐप पे जाके हमारे ऑप्शन जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल विकास क्या कहते हैं, सर्च बॉक्स में डालेंगे तो यूपीएससी में विकास सिंह आ जाएगा, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। vikas.singh@studyk.com पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं अधिकतम डिस्काउंट के लिए। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।